मुद्दे पर कांग्रेस एक के बाद एक यानी राष्ट्रवाद पर सेल्फ गोल भी दाग रही है। बालाकोट के विवाद से फजीयत करा चुकी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में राष्ट्रद्रोह कानून खत्म करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो सुरक्षा बलों को मिले विशेष अधिकार को खत्म करने की बात भी कह डाली। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर कांग्रेस सरकार बना पाएगी। उधर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घूसखोरी मामले में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें सोनिया गांधी के बेहद खास अहमद पटेल और फैम शब्द यानी परिवार का जिक्र शामिल है। बीजेपी उसको लेकर बहुत हमलावर है। क्या वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है या फंसाई जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे जोरदार चर्चा। यह देश है हमारा में बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिस पर काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आज ये देश है हमारा में बात होगी राष्ट्रवाद की, देशद्रोह की, भ्रष्टाचार की और चुनाव 2019 की। मोदी से पार पाने के लिए ये राष्ट्र को दांव पर लगाने के लिए तुल गए। बीजेपी की सरकार ने देश को बांटने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया। राहुल बाबा, आपकी पूरी पार्टी की औकात नहीं है सेना के जवानों को दूर करने। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। राष्ट्रवाद के पिच पर खुलकर खेल रही बीजेपी को कांग्रेस ने बैठे बिठाए जबरदस्त टॉनिक दे दी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को राहुल गांधी का सेल्फ गोल कहें तो गलत नहीं होगा। मैनिफेस्टो में एएफएसपीए देशद्रोह की धारा हटाने का वादा किया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की संख्या घटाने की भी बात कही गई है। जो तिरंगे झंडे को जलाते हैं उसका अपमान करते हैं, जो आपकी तरह जय हिंद नहीं लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं, ऐसे लोगों से भी कांग्रेस को सहानुभूति है। मैं चीफ मिनिस्टर गवाह हूं उसका कि मैंने खुद 3 कब्रें खुलवा दी थी। जेएंडके पुलिस वाले 13 आदमी पकड़े थे। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। अगर सैडिस्ट प्लेजर किसी को होता है कि भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, पाकिस्तान के नाम पे हम लाल चौक से 3 मजदूरों को उठा के उनको मार दें और इनाम दें। कांग्रेस ने जो किया सो किया। जम्मू कश्मीर में उनके सहयोगियों ने भी एक के बाद एक कई सेल्फ गोल किए। हमने शर्त रखी, हम मुफ्त में नहीं आए। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो उन्होंने काटा। इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। अगर ये चाहते हैं कि कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री हो तो उनकी ये मनसा हमारी जान रहते हुए पूरी नहीं हो पाए। राष्ट्रवाद पर पहले से घिरी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का बम भी गिरा। ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए अगस्ता वेस्टलैंड डील में एपी और फैम का जिक्र किया है। ईडी का दावा है कि बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने अहमद पटेल और एक फैमिली का नाम लिया है कि हेलीकॉप्टर घोटाले के दलालों ने जिन लोगों को घूस देने की बात कही है उनमें से एक एपी है, एपी, और दूसरा एफएम है, फेम। विलेज लेवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गटर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन जो इंक्वायरी कराना है, जो इन्वेस्टिगेशन कराना है, करा लेना। ये तो ऐसा समझते हैं कि जैसे कहावत है ना, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। 19 की लड़ाई की अभी तक यही कहानी है, जिसे देखकर एक बात तो साफ है कि चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा तो राष्ट्रवाद ही रहेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रवाद बीजेपी को जीत दिलाता है या फिर कांग्रेस। जिस राष्ट्रद्रोह के कानून को कांग्रेस खत्म करने की बात कर रही है, आखिर वो है क्या? देशद्रोह कानून का मतलब देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने वालों को सजा देना है, तिरंगे का अपमान करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना है। यानी अगर यह कानून खत्म हुआ तो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाना कोई गुनाह नहीं होगा। क्या कांग्रेस ये चाहती है कि जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग की आरती उतारी जाए? सवाल यह भी है कि आखिर क्या सोचकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र में एएफएसपीए
हटाने की बात कही। क्या सेना को किसी ऑपरेशन से पहले ढोल नगाड़ा पीटना होगा कि हम आ रहे हैं, आतंकियों सावधान हो जाओ? और क्या ह्यूमन राइट्स सिर्फ आतंकियों के होते हैं, सेना के नहीं होते? क्या कांग्रेस चाहती है कि कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस को तलाशी अभियान या किसी ऑपरेशन के लिए पुलिस के रहमो करम पर रहना पड़े? ये बातें स्पष्ट करनी होंगी और योगी आदित्यनाथ को यह स्पष्ट करना होगा कि यह सेना तो देश की है, नरेंद्र मोदी की नहीं है। उसे मोदी सेना कहना गलत है। हालांकि वो क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं कि हम अपने बारे में मोदी सेना कह रहे थे, लेकिन ये गले से नीचे नहीं उतर रही है। चलिए मेरे साथ पैनल है इस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर कद्दावर प्रवक्ता, गौरव वल्लभ, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर और ताकतवर प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों इस चर्चा की मर्यादा को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि अब पैनलिस्ट के पास जाने से पहले मैं आप दोनों से यह विश्वास लेना चाहता हूं कि आप दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे, तर्कों से एक दूसरे की बात को काटेंगे और इस देश की जनता को, क्योंकि इस माध्यम से तकरीबन 60 करोड़ आपको लोग देख रहे हैं इस नेटवर्क के माध्यम से, उन तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, अपनी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाएंगे। अजनबी अवस्थी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। आरएसएस के बड़े जानकार हैं और मेरे साथ तस्लीम रेवानी साहब है इस चर्चा के अंदर, नेता एसडीपीआई के, एमपीसीआई के अध्यक्ष, आपका भी स्वागत है सर। और जनता जनार्दन है, आप हैं, क्योंकि आप जब तक वोट का बटन दबाएंगे नहीं, देश को बनाएंगे नहीं। तो अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और ये सामान्य बहस नहीं है, आज की बहस बिल्कुल सामान्य नहीं है। वोटिंग से ठीक पहले ये देश है हमारा, वाकई महत्वपूर्ण है। तो इस वोटिंग से ठीक पहले हम ये भी कहना चाहते हैं कि वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि वोट डालना आपके लिए जरूरी भी है और इस देश के लिए भी बेहद जरूरी है। मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं। मैं गौरव वल्लभ आपके पास सीधा आता हूं। यह हफ्ता, बीता हुआ हफ्ता आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस भरा रहा, यानी चिंता भरा रहा। देशद्रोह का कानून हटाने को लेकर बीजेपी ने आपको चौतरफा घेरा, दूसरी तरफ एएसपीए हटाने पर आपको अमित शाह ने पूरी तरह से घेरा, और एक तरफ आपके सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री की डिमांड कर बैठे। एक तरफ हमने देखा ईडी की एक चार्जशीट के अंदर फैमिली यानी कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली का जिक्र हुआ और एपी यानी अहमद पटेल का जिक्र हुआ। क्या कहना चाहते हैं? आपके 60 सेकंड है। एक एक बात पे जवाब दूंगा। इस सप्ताह में न्याय की बात हुई, वो बात आपने शायद आपके एडिट टीम ने नहीं बताया होगा, रिसर्च टीम ने। न्याय की बात हुई जिसमें 72,000 रुपए प्रति परिवार को देने की बात हुई। इस हफ्ता नौजवान के रोजगार की बात हुई जिसमें 34 लाख सरकारी रिक्त पड़े पदों को भरने की बात हुई। रोजगार कैसे उत्पन्न हो इसकी बात हुई। दूसरी तरफ हमारे विरोधी दलों ने क्या बात करी? शराब की बात करी, अफीम की बात करी, गांजा की बात करी, देशद्रोह की बात करी। हमने बात करी सिर्फ विकास की। हमने बात करी नौजवान को कैसे सशक्त किया जाए, किसान को कैसे ऋण मुक्त किया जाए, किसान को कैसे पैसा दिया जाए, गरीब परिवारों को 5 करोड़ गरीब परिवारों को 72,000 रुपया कैसे दिया जाए। हमने ये बात की। हमने देश के सामने ब्लूप्रिंट रखा कि किस तरह निजी क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे, किस तरह सरकारी खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। हमने ये बताया कि किसानी को कैसे मुनाफे का सौदा बनाया जाएगा। अब देश की जनता ये दोनों चीजें देख रही है। एक तरफ शराब है, एक तरफ नौजवान है। देश की जनता तय कर लेगी। देश की जनता तय कर लेगी। तो इन्होंने तो लाइन क्लियर कर दी, हम विकास की बात कर रहे हैं। आप उलझे पड़े हैं और देश को भी उलझाए पड़े हैं देशद्रोह में, राष्ट्रवाद में। गौरव भाटिया, देखिए क्यों? बिल्कुल, देखिए। और योगी आदित्यनाथ तो ये भी कहते हैं कि मोदी की सेना है। जब इनका मैनिफेस्टो आया और उसका अगर आप अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो गई कि ये वो फावड़ा है जिससे इन्होंने अपनी कब्र खोदी है। और बड़ा दुख होता है इस बात को देख के कि हमारे देश के जवान जिनको सुरक्षा मिलती है आसपास से, उसको ये हटाएंगे। और इनको चिंता है किसकी? मानव अधिकारों की, आतंकवादियों की। मानव अधिकारों जो अलगाववादी हैं, इनको चिंता इस बात की नहीं है कि सेना पे पत्थर मारे जाते हैं और सेना के मानव अधिकारों का क्या होगा। दूसरी बात, टुकड़े टुकड़े गैंग ने मिलकर राहुल गांधी के साथ ये मैनिफेस्टो ड्राफ्ट किया। ये स्पष्ट हो गया क्योंकि देशद्रोह का कानून ही हटा दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। देशद्रोह में वो लोग अंदर जाते हैं जो कहते हैं कि हम भारत माता के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो ये जवाब इन्हें देना है। इन्होंने कहा विकास की बात, तो मैं पूछना चाहूंगा, गुलाम नबी आजाद जब पुलिस पे
सवाल उठा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की और जी, कह जी। रहे हैं कि ये लोग नागरिकों को तंग करते हैं, मारते हैं, तो ये कैसा विकास है? गौरव 60 सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए, आगे फिर मौका मिलेगा आपको अपनी बात रखने के लिए। तस्लीम रहमानी, मैं आपका रुख करता हूं। एक तरफ वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान आते हैं। उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ आप देशद्रोह के कानून को खत्म करते हैं, दूसरी तरफ आप एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ते हैं जहां पे बहुसंख्यक अल्पसंख्यक है। मैसेज क्या देना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, आप क्या समझ रहे हैं, और बीजेपी क्या मैसेज देना चाह रही है? 30-30 सेकंड में दोनों समझा दीजिएगा, 7 सेकंड आपके पास। 2014 में जब माननीय मोदी जी प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सबको 60 महीने दिए, 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दो और 60 महीने के बाद मेरा रिपोर्ट कार्ड देखना। आज 60 महीने के बाद जब रिपोर्ट कार्ड देखने की बात आई है, युवाओं से और देश से किए गए वादों का जवाब लेने की बात आई है, विकास आगे क्या होगा उसकी बात करनी है, तब वो सारी बातों को नजरअंदाज करके राष्ट्रवाद को एक जज्बाती मुद्दा बना के उसके नीचे उन सारी चीजों को छुपाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। मैं इसे कहता हूं सीधे सीधे सच्चाइयों से फरार इख्तियार किया जा रहा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात जो आप बयान की कर रहे हैं, ये इस इलेक्शन को अब मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि वो अगर ये कहते हैं कि ये कम्युनल है, ये कम्युनलाइजेशन है, तो फिर यकीनी तौर पर मोदी जी को मल्लापुरम में जाके इलेक्शन लड़के इस कम्युनलाइजेशन को खत्म करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि वो ये बताए कि वयनाड में जाके जो राहुल गांधी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या वो बीजेपी को हरा रहे या वो लेफ्ट को हरा रहे हैं? आपका दर्द है कि लेफ्ट को क्यों हरा रहे, बीजेपी को हरा है, बात अलग है, मैं समझ गया आपकी बात को। नहीं, वो आप जवाब लीजिएगा, लेकिन मैंने आपकी बात का निष्कर्ष निकाला। आपका रुख करता हूं मैं। ये भारतीय जनता पार्टी की यानी संघ की विचारधारा की सबसे बड़ी लड़ाई है। अमित शाह ने एक भाषण में कहा था, जैसे मराठा जंग हारे थे और उसके बाद 200 साल की गुलामी देखनी पड़ी थी, आपको लगता है कि इसीलिए राष्ट्रवाद, हिंदुत्व आपने इतना उभार दिया है, क्योंकि ये अगर लड़ाई संघ परिवार हारता है तो आने वाले दशक के लिए सफाया हो जाएगा? अमीश जी, मैं रहमानी साहब की एक बात से तो बिल्कुल स्पष्टता यहीं विरोध करता हूं कि कहते हैं राष्ट्रवाद एक जज्बाती मुद्दा बना दिया। अगर राष्ट्रवाद के प्रति जज्बात नहीं होते तो भगत सिंह, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, सहदेव, अशफाक अल्लाह खां, ये कोई फांसी पे नहीं चढ़ता, ये भी डिग्री ले रहे होते, कहीं बहुत अच्छी नौकरी कर रहे होते। राष्ट्रवाद निश्चित रूप से एक जज्बाती मुद्दा है और हम सब भारतवासी इस राष्ट्रवाद के प्रति ये नहीं देखते कि कहां हमारा कैरियर क्या होगा। आप राष्ट्रवाद को कैरियर से नापिए, मैं नापने वाला नहीं हूं, ना इस देश का नौजवान नापने वाला है। एक बात। दूसरी बात मैं बड़ी महत्वपूर्ण कहने वाला हूं कि अब तक जो कांग्रेस पार्टी बिना घोषणा पत्र के करती थी, आज इस बार उसने ये हिम्मत की है, आज उसने ये दुस्साहस किया है कि हम वो सब कुछ घोषणा पत्र में ला करके करेंगे। 30 साल से अगर इस देश में कश्मीर में आप सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से सेना का सिपाही पर पत्थर फेंके जाते हैं और वो चुपचाप चल रहा होता है, कोई उसके सर पे मार रहा होता है। क्या आप स्वीकार कर सकते हैं इसको? और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम वो कानून भी हटा देंगे जिस पे वो मारे, सेना को मारे, पीटे, कुछ भी करे, देशद्रोह का कानून उन पे लागू नहीं होगा, सेना के सैनिकों पर लागू होगा। कि आपने कैसे उठा के देख लिया? 60 सेकंड हो गए। आपको मैं 15 सेकंड देता हूं कोट करने के लिए, फिर मैं राष्ट्रवाद अनकंट्रोवर्शियल है, ये सारे जज्बाती बना दिया उसको। नौजवान बैठे गलत कोट नहीं करेंगे, मुझे गलत कोट नहीं करेंगे, मैंने गलत कोट नहीं किया। करोड़ भारत आपने कहा आपने भी बात को रखा उनको, और मैं कहता हूं राष्ट्रवाद को तैयार नहीं है। एक सेकंड, आप लोग झगड़ते रहिए ऐसे ही। सवाल मैं ले लेता हूं। सर, मेरा सवाल बीजेपी से है कि राष्ट्रद्रोह वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके ऊपर अगर आरोप लगाते हैं तो देश में संविधान है कि कहीं से भी लड़ सकते हैं, विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? आप जहां खड़े हैं वहीं से अगर 7 से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां जाके देखें, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, जहां तक कि वहां के लोगों के पास आधार कार्ड तक नहीं है। और उस गांव की लड़की है एक, जो कि एशिया कप में 5th नंबर पर आई है, उस पर 5 गोल्ड है, 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर है। वो उन सुविधा ना होने के कारण अपना आगे रोक ली कामयाबी, तो वहां क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? इसी में क्यों उलझा के रखा हुआ है? बिल्कुल अच्छा सवाल है, 40 सवाल के लिए। गौरव भाटिया एक सेकंड सर, एक तो आपके एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है उसको, उसका इंडिपेंडेंट सवाल था। गौरव भाटिया से सवाल है, जवाब देंगे। गौरव भाटिया, आप राष्ट्र में आप बिल्कुल बोलेगा। गौरव भाटिया, आप राष्ट्रवाद की घुट्टी ऐसे पिलाने में लगे हैं, इससे रियल मुद्दे दब रहे हैं। ये कांग्रेस का भी आरोप है आप पर। सवाल को जोड़ मैं केवल इतना ही कहूंगा, मेरे भाई ने बिल्कुल वाजिब प्रश्न पूछा और आपने सही कहा, क्यों जरूरत पड़ी, जहां 15 साल सांसद रहे हैं, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही इससे पहले, और अमेठी में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं था,
दूसरी बात, वहां डीएम का ऑफिस तक नहीं बन पाया था जब तक योगी जी ने नहीं बनाया। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि विकास की जो लहर आई है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, और इसीलिए अगर दो लाइन में कहूं, नरेंद्र मोदी जी की ऐसी आई आंधी, वायनाड तक उड़ गए राहुल गांधी। ठीक है, विकास की आपने बात करी, सवाल उनका था, आपसे पूछ रहा नहीं, राहुल गांधी, सवाल उनका था कि आप राहुल गांधी को उड़ाइए, भगाइए, जो भी कराइए, लेकिन उनका सवाल था क्या विकास इन सब मुद्दों में गौण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई ने जो सवाल किया मैं बताऊं। अरे आप सवाल के सवाल ले लिया आपने। हाँ, विकास ये होता है, सुनिए, इनके वादे पूरे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। 55 साल सत्ता में रहे, 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी लाए। ठीक। और ये भी बात, अब सुनिए भी तो मेरे भाई, अगर प्रश्न किया तो उत्तर भी तो लीजिए। सुनिए, 1 रैंक 1 पेंशन 40 साल तक फाइल इधर उधर होती रही, नरेंद्र मोदी जी आए, सेना को हमने 1 रैंक 1 पेंशन दिया। जी, अब गौरव वल्लभ है हमारी विकास के प्रति। गौरव भट्टे, आपने अपनी बात को रखा। गौरव वल्लभ, दो चीजें हैं। एक, कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स ये मान रहे हैं कि चिदंबरम साहब जो आर्टिकल्स में लिख रहे थे, उन्होंने वो लिख दिया घोषणा पत्र के अंदर, जिससे पार्टी का बड़ा नुकसान हो रहा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपके पास वो जानकारी ना हो, लेकिन हम पत्रकार हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, तो बहुत सारी जानकारियां देते हैं। और ये हिंदी न्यूज 18.com में बकायदा स्टोरी पब्लिश हुई है कि कांग्रेस के अंदर भी देशद्रोह का कानून जो हटाया गया है, चिदंबरम ने जो अपना दिमाग लगाया है, उसका विद्रोह है। उनको भी लग रहा है कि सब कुछ ओवरशैडो हो गया इसके चक्कर में। 2-3 मेरे सवालों का जवाब दोनों भाई मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप गौरव भाटी का जवाब। मैं आपका भी दे रहा हूं, पहले मेरा, फिर आप आपका भी दूंगा। प्लीज शांति से मेरे को जवाब दीजिए, फिर दोनों भाजपा प्रवक्ता दे देंगे जवाब। मुझे ये बताइए, एफएसपीए मेघालय से मोदी जी हटाए तो कोई राष्ट्रद्रोह नहीं, मणिपुर से हटाए तो कोई राष्ट्रद्रोह नहीं, त्रिपुरा से हटाए तो कोई राष्ट्रद्रोह नहीं, और आज हमने बोला तो इनको राष्ट्रद्रोह। प्लीज थोड़ा संयम रखिए। दूसरी बात, मुझे ये बताइए, महबूबा मुफ्ती राष्ट्रद्रोही है कि राष्ट्र प्रेमी? मुझे ये बता के जाना आज कि महबूबा मुफ्ती राष्ट्रद्रोही है कि राष्ट्र की प्रेमी है, देशद्रोही है या देश प्रेमी? इन्हीं के पार्टी के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक ब्लॉग लिखा, शायद इन दोनों ने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम भाजपा रही नहीं हो, तो मोदी जपा हो गई, मोदी जनता पार्टी। अभी आप सुन लीजिए, उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो राहुल गांधी का जो फर्जी डिग्रियां बांटते हैं, जो लोग राष्ट्रद्रोह की फर्जी डिग्रियां बांटते हैं ना, वो असली राष्ट्रद्रोही है। उस ब्लॉग में अडवाणी आपको पसंद आने लगे? अरे मेरी बात तो कहने, अडवाणी आपको पसंद आने लगे? बात तो कहने दीजिए। जी, कहिए आप अपनी बात। फिर चौथी बार मेरे जो उस युवा ने सवाल पूछा, बिल्कुल आप सही हो, हम भी आज, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं तो इनसे बार बार पूछूंगा कि 72,000 रुपए एक गरीब परिवार के यहां चले जाए तो क्या आप उसका विरोध करते हो? 34 लाख सरकारी पद नौजवानों से भर दिए जाए तो क्या आप इसका विरोध करते हो? क्या निजी क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न किया जाए तो क्या आप इसका विरोध? आप अपना किसान की कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति कर दी जाए तो क्या आप अपना घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं? गौरव वल्लभ, लेकिन मेरा सवाल का जवाब क्या है? आपके सीनियर लीडर्स कह रहे हैं, आपके एक वरिष्ठ नेता ये बात को कह रहे हैं, जो सोर्सेज के बारे से खबर है कि चिदंबरम ने हमारी लुटिया डुबो दी है घोषणा पत्र के अंदर। घोषणा पत्र में आप देशद्रोह का कानून हटाएंगे, आपको लगता है कि इससे 2019 में वोट बढ़ जाएगा? घोषणा पत्र है, मैं लेके आया हूं, इसमें न्याय योजना है, इसमें रोजगार है, सरकारी पदों को भरने की बात है, ये इनको बताना पड़ेगा। पेज नंबर 34 में क्या है? इनको पेज नंबर 34 में क्या है? महबूबा मुफ्ती इसके पेज नंबर 34 में क्या है बताइए? जब इनके साथ पेज नंबर 34 में क्या बताइए? जब इनके साथ पब्लिक के सवाल तो वो देशद्रोही हो गई। इनको बताना पड़ेगा कि रोहित देशद्रोही है या सवाल क्या है? सवाल बताना आज दोनों। सर एक सेकंड सर, अब आपको याद आ रहा है कि आपको गरीबों को 72,000 रुपए देने 60 साल से आपने क्यों नहीं दिए? 60 साल से क्यों नहीं दिए? इंदिरा गांधी की नारा था, 60 साल से आपने करा नहीं। अब आप 72,000 का झुंझुना लेकर आ गए। इंदिरा गांधी ने बोला गरीबी हटाएंगे, बता रहा हूँ, राजीव गांधी ने बोला गरीबी हटाएंगे, पीवी नरसिंह राव ने बोला गरीबी हटाएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार ने बोला गरीबी हटाएंगे, और अब राहुल गांधी फॉर्मूला ला रहे हैं। जवाब दीजिए, ढूंढ लीजिए, अब बोलिए।
नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। सवाल जो है ना, ये अमीश भाई ये देखिए, गौरव प्लीज उस बच्चे ने उसी पर जवाब देना सर। दो प्रवक्ता को कैसे संभालूं मैं? नहीं भैया, आप दो प्रवक्ता में अकेला, मुझे तो जवाब आप भी तो है, आप भी तो है, आप भी तो है, आप भी तो है, आप भी तो है। संभालू डिबेट के अंदर दोनों लोग एक होता है। बताइए अमीश भाई, सवाल उस बच्चे ने सवाल एक सेकंड साइलेंस, एक सेकंड 10 सेकंड दिए, फिर मैं ये देता जो सवाल आया, मैं सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन जिस पर ये अपना सीना तान रहे हैं वो 5 साल इनके लिए, 55 साल इनके लिए भी है वो, कि 55 साल से जो नहीं पहुंचा इस गांव में, बड़ा सीना तान रहे हैं ना, वो 55 साल इनके लिए सवाल है। सर 5 साल इनके लिए तो 55 साल इनके लिए सवाल है। गौरव वल्लभ कहानी मत सुनाइए, कहानी नहीं सुनाता हूं मैं, कहानी नहीं सुनाता हूं, दो प्रवक्ताओं को हैंडल करता हूं। आप सुनिए, ये इकोनॉमिक सर्वे है 2016-17 का, मोदी जी का, इसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि देश जब आजाद हुआ तो 70% गरीबी थी, पर जनसंख्या बढ़ने के बावजूद आज 20% रही है। वो किसके कारण हुई है? ये वही लोग हैं जो मनरेगा का भी विरोध करते थे, आज इस 72,000 का विरोध कर लो। आप में जितनी ताकत है दोनों प्रवक्ता विरोध कर लो। क्या लिखा है? इन्होंने कहा है देशद्रोह का कानून खत्म किया जाएगा। आसपा को इन्होंने ये नहीं कहा कि उन क्षेत्रों को सही करके हटाया जाएगा, इन्होंने कहा है उसका संशोधन कर दिया जाएगा कानून का। और मैं इसीलिए कहता हूं कि सबसे पहले मानव अधिकार जो है हमारे देश के सेनानी जो है उनके होने चाहिए। तो हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए कि कोई व्यक्ति पत्थर उठाए। दूसरी बात किसानों की कर रहे थे, पेंशन तो दे दीजिए। देखिए इनके मैनिफेस्टो के लोगों से बीच में बच्चे खामोश, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में ना बोले। गजब है, चुप हो जाइए। आपने आर्मी के लोगों को हाँ, इतना डिस्टर्बेंस के बाद अनिल जी 10 सेकंड में अपनी बात रख रहा हूं, इधर उधर घुमा नहीं रहा हूं। आप खुद देखिए, रेवानी साहब कोई बोला, मेरे पास आ जाओ, अब मेरे पास आ जाओ, यहाँ से मेरे साथ बैठ कर आज इधर आ जाइए, आज इधर ही आ जाइए, आप इधर आइए, मेरे साथ आइए, आइए प्लीज। मैं हिटकर के पास आ गया। आप मेरे पास आ जाइए और मुझे पता है आपको, हम दोनों मिलकर सवाल पूछेंगे। ठीक है गौरव भाई, आप हाँ ठीक है, हम दोनों मिलकर भी पूछूंगा। 5 चीजें ऐसी बताऊंगा, वादे किए इन्होंने, पूरे किए मोदी जी ने। शुरू करता हूं किसान से। हुआ अब पूरा नहीं हुआ। इन्होंने आपको भरपूर समय दे दिया। ऐसा भी क्या नाराजगी है? पर मेरी तो कोई नाराजगी नहीं है। 10 सेकंड दे दीजिए। ये नहीं 10 सेकंड परेशान कर देंगे अभी मीडिया को। ना हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, अमीर साहब को कोई परेशान नहीं कर सकता। मैं यहाँ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा, सवाल पूछ रहा हूँ और सवाल पूछता रहूंगा। रुकिए, आपके चैनल कुछ नहीं कर सकता सर कोई। सर इमरजेंसी नहीं लगी, इमरजेंसी नहीं लगी अभी। ये वो पार्टी है जो इमरजेंसी लगा देती है, इसीलिए धमका रही है आपको। लेकिन सर हम पे कोई असर नहीं होता किसी की धमकी का। हम कब कह रहे हैं? आप बोलिए। आप देवगन है, आपका चैनल शेर जैसे गरजता है, दर्द तो इनको होती है जो जर्नलिस्ट को कहते हैं इमरजेंसी, वो ऐलान करके इमरजेंसी लगाते हैं, आप बगैर अरे ठीक है। अच्छा रहमानी साहब, आज आप हमारे साथ हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, अब गौरव भाटिया थोड़ा हो गया, अब गौरव वल्लभ की बारी है। लेकिन तो ले आप बोलिए, गौरव वल्लभ सर मैं आधे घंटे से अपने बारी का इंतजार कर रहा हूँ। गौरव वल्लभ आप दोनों के साथ मैं चुप हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं आप मैं चुप हो जाता हूँ, जैसे आपको चुप करना चाहते हैं मैं भी हो जाता हूँ। गौरव वल्लभ, गौरव भाटिया चुप है। आप गौरव वल्लभ जी, ऐसा है कि आप लोग सवालों का जवाब नहीं देते, आप उनकी तरफ देखने लगते हैं, वो आपकी तरफ नहीं बोलिए ना, एक सवाल का जवाब देखिए जी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको लगता नहीं है कि आपको राष्ट्रवाद के चक्कर में बीजेपी ने पॉलिटिकली फंसा दिया है? क्या आपको लगता नहीं है कि इससे आपका पॉलिटिकल नुकसान होगा? नवजोत सिंह सिद्धू ऑलरेडी सबूत मांग के पेड़ गिरा के बड़ा सारा डैमेज कर चुके हैं। अब ये चिदम्बरम साहब ने घोषणा पत्र में जो लाइन आपसे डलवा दी है, ये ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। परेशानी ये आप लोग। एसएस अहलूवालिया साहब ने बोला कि वहां पे सिर्फ भारत की सेना सांकेतिक हमला करने गई। कांग्रेस पे आइए भाई, जब उनकी बात करूं तो आप क्या कांग्रेस? अरे अहलूवालिया जी ने बोला कि भारत की सेना, इनके मंत्री थे, कि पाकिस्तान पे हमला करने नहीं गई थी, सिर्फ संकेत देने गई थी। वो सब सही। आप मुझे ये बताइए, ये मेरा घोषणा पत्र है ना,
इसमें कहां लिखा हुआ आसपा खत्म होगा? जरा ये लीजिए, मैं बता बताइए। ये देता हूं। लीजिए ना। हाँ। अरे ये घोषणा पत्र है, ये लीजिए। झूठ बोल के नहीं जा सकते यहाँ से। ये घोषणा पत्र है। एक पैसे इसमें पढ़िए। कहा है, बताइए एक ना। पैसे बताइए भाई, एक पैसे घोषणा ये पत्र लीजिए। लेके आए हो। ये लीजिए। ये घोषणा एक पत्र पैसे पढ़िए। ये पढ़िए। ये पढ़िए। है मेरा पढ़िए। मेरा ये घोषणा पत्र है। इसमें कहाँ लिखा हुआ? इसमें कहाँ लिखा हुआ? पढ़िए। अब मैं ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता ना। आप मेरा समय आपने सेना जो है अच्छा, ठीक है। महिलाओं के साथ गलत बात कर रहे हैं। ये लिखा है इन्होंने। नहीं देखिए, आप फिर आपने आपके मेरे झूठ फैसलों पे एक बोले सवाल मुझे करना है। करिएगा। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 17वीं पार्लियामेंट के पहले सेशन में आप हुजूमी वायलेंस के खिलाफ बिल लाएंगे और उसे पास कराएंगे। 2005 से कम्युनल वायलेंस का बिल था, 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा हम पास कराएंगे। आपने आंखों में काली मिर्च झोंक के तेलंगाना का बिल पास करा दिया, कम्युनल वायलेंस का नहीं करवाया। आज कौन सी जरूरत पड़ी आपको क्या वो बिल मतलब आप 60 साल से जो कर नहीं पाए वो सब डाल दिए। मुझे एक का जवाब देने दीजिए ना। जी। मैंने तो मेरा मैनिफेस्टो भी दिखाया, उसके अंदर लिखा हुआ है। अब प्रभु, मेरा मैनिफेस्टो आपको ज्यादा पता है, मैं क्या बताऊं? अब मैं इनसे कैसे बहस करूं? झूठ पकड़ना बहुत जरूरी है। मेरी कोई बहन आ जाए ये है और ये यहाँ पे पकड़ना जरूरी है। ये पढ़िए क्या लिखा है। ये पढ़ो ना, ये क्या लिखा? कमाल के लोग। झूठ पकड़ना बहुत जरूरी है। पकड़ने की बात नहीं है, ये इस तरह से बहस कर सकते हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अमीश भाई, मेरी बात सुनिए। मैं ऐसे बहस नहीं कर सकता। आप चलिए, फिर आप ही बात चलिए। चलिए आप ही बात चलिए। आइए आप ही बात चलिए। ये कोई बात होती है? इस तरह से बहस होती है? मैं नौजवान से बात करता हूँ। चलिए आइए आप बात। मैं तो यही कर रहा हूँ सर, आप दोनों को जाना तो चाहिए। अरे ठीक है। ये कोई अच्छा एक सेकंड, ये पढ़ने का। अच्छा एक ये देश है हमारा, यहाँ झूठे नहीं चलेंगे। अच्छा ठीक है, बढ़वाइए। आप क्यों नहीं पढ़वा रहे? क्या गलत पढ़िए दोनों पढ़। अच्छा इधर आइए। बहन को पढ़ने दीजिए। अच्छा ठीक है। एक सेकंड क्यों डर रहे? अमीर भाई लेके आइए आप स्टेज पे आइए चलिए पढ़िए। और क्या कर सकते हैं? आइए यहीं खड़े होइए। एक सेकंड खड़े होइए। अब आप यहाँ खड़े होइए और पढ़िए। आइए पढ़िए, बताइए पढ़िए। Act 1958 in order to strike a balance between the powers of security forces and the human rights of citizens and to remove immunity for enforced disappearance, sexual violence and torture. ठीक है, सारी लाइनें नहीं पढ़ेंगे। अब आपका मैनिफेस्टो। ठीक है। ये भी पढ़ के जाओ। सारे पढ़े। ये सशस्त्र बलों की बात हो रही ना, विशेष शक्ति। ये भी पढ़िएगा। इसका हिंदी अनुवाद भी तो है। अरे पढ़िए ना, ताकि पता लगे कि ये कितने झूठे हैं। पढ़िए बहन। ठीक है। सशस्त्र बलों विशेष शक्ति अधिनियम 1958 में से यौन हिंसा गायब कर देना तथा यातना के मामलों में प्रतिरक्षा जैसे मुद्दों को हटाया जाएगा ताकि सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच संतुलन बना रहे। यही तो मैं कह रहा हूँ। अब आपके सर मैं दो बातें आपसे। ठीक है। आइए। अब आप गौरव भाई वहां चलिए ना। अब तो सब यही पढ़ा। अरे नहीं जब यही पढ़ा नहीं झूठ का पर्दाफाश हुआ इनका। अब आप भी रेमानी साहब उधर चलिए। अच्छा मैं चला जाऊँ। हाँ बिल्कुल, उधर चले जाइए। ओके। अब एक सवाल सर, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था, अभी आपने कहा कि हमने ऐसा कोई भी रूल मैनिफेस्टो में नहीं डाला है जिसे एएफएसपीए को डाइल्यूट किया जाएगा, लेकिन अभी क्लियर आपने पढ़वाया वहां पर कि अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो वो सैनिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आप मुझे ये बताओ, अगर कोई सैनिक वापिस पढ़ ले भाई, एक बार फिर सवाल। मैं एक बार पढ़ लूं फिर तो क्या सवाल सुन ले। आप ये कह रहे हैं अगर कोई सैनिक भाई मेरा पूरा ये पढ़ ले, फिर मैं तो क्या उस पे गलत इल्जाम नहीं लगाया जाएगा? आपको सेना पर शक भाई, आपको सैनिकों पर शक क्यों? जवाब दो। मेरे को एक जवाब देने देंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा है इसको समाप्त किया जाएगा। संतुलन बनाने की बात लिखी गई है मेरे भाई, और ये भटकाने का प्रयास कर रहे हैं तुमको और मुझे लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे असली मुद्दे क्या है? हमारे असली मुद्दे गरीबी, रोजगार, किसान। उसके ऊपर प्रधानमंत्री 10 दिन से रैलियां कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 दिन में एक भी रैली में बेरोजगारी की बात करी, किसान की बात करी, महिला की बात करी, नहीं, शराब की बात करी, अफीम की बात करी,
कान बंद है आपके, और सुनाई नहीं देता सकारात्मक आपको। मुद्दों पे हमेशा वोट करता है, ये मुझे पक्का पता है। मैं बढ़ता हूं आगे। मैं गौरव वल्लभ आपका रुख करता हूं। एक ईडी की चार्जशीट आई है जिसके अंदर कई जर्नलिस्ट का भी नाम आया है और उसके अलावा लुटिन्स दिल्ली के कुछ पत्रकारों का भी नाम आया है। उसके अलावा फैमिली का नाम आया है, फैम का नाम आया है जिसको गांधी फैमिली से जोड़ के देखा जा रहा है। एपी का नाम आया है जिसको अहमद पटेल से जोड़ के देखा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि क्रिश्चियन मिशेल ने पर्दा खोल दिया है कि गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया था। अमीश भाई, जिसका भी नाम आया उसके खिलाफ जांच करो, पर उस आदमी के खिलाफ भी जांच करो जिसके बेटे ने 16,000 गुना संपत्ति बढ़ा ली। जय शाह की मैं बात कर रहा हूं। उस आदमी के खिलाफ भी बात करो। रमन शाह के जो पुत्री के जो पति है वो आज देश का पैसा लूट के भाग गए। उस आदमी की भी बात करो कि ये छोटा मोदी कैसे देश से फरार हुआ। उस आदमी की भी बात करो कि जब हमारे मेहुल भैया जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे सारे समारोह में, वो देश का पैसा लेके कैसे भाग गया। उस आदमी की भी बात करो कि जब विजय माल्या अरुण जेटली जी से मिलके एज ए फाइनेंस मिनिस्टर संसद में मिलके लंदन में भाग गया। फैम और एपी का मतलब आनंद प्रकाश भी हो सकता है, अजय प्रकाश भी हो सकता है। फैम का मतलब फैमिली तो अमित शाह साहब की भी है ना। क्या पता अमित शाह साहब को दे दियो, मतलब क्या था। जिसकी जांच करनी करो, पर जय शाह की भी करो, वो खुलेआम वहां देश को लूट रहे हैं। आपने बोल दिया उन पर जांच करो, आपने अपने पर कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ना हमारे करो जांच। 1 मिनट ऊपर हो गया, 1 मिनट ऊपर हो गया। करो गौरव वल्लभ, भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद में आपने लपेट दिया है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस कह रही है आप अपनी भी जांच करिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इस चुनाव में जनता यह तय करेगी कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री जो गुजरात से मुख्यमंत्री बन के जब प्रधानमंत्री बना तो 21 लाख रुपए निजी सरकारी कर्मचारियों को दे आया कि अपनी बेटियों के लिए शिक्षा करवाइए, या ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बाहर आएगा तो किसानों की जमीन हड़प लेगा। राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे। मैं एग्जैक्टली सप्लीमेंट्री चार्जशीट के कुछ वाक्यों को पढ़ रहा हूं। जब सौदा हो रहा था तो रक्षा अधिकारियों ने, नौकरशाहों ने, कुछ मीडिया कर्मियों ने और सत्तारूढ़ पार्टी के महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तियों ने रिश्वत में एक हिस्सा दिया गया था। यानी सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी, उसके महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दिया गया था। मैं चार्जशीट से पढ़ रहा हूं ये सब कुछ। क्या राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी ने आपको लपेट दिया है, आपकी पब्लिक परसेप्शन खराब हो रही है। देखिए राष्ट्रवाद के मामले में मैं बार बार कहता हूं, इनका क्या असूल है। ये करे तो मास्टर स्ट्रोक, कोई दूसरा करे तो खराब। ये करे तो बहुत रासलीला, कोई दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। अरे देश की जनता सब देख रही है आपको। भ्रष्टाचार पे मेरा एक ही स्टैंड है, 5 साल में आपने कौन सा भ्रष्टाचार का हमारा मामला प्रूव किया। मैं बता दूं, मैं तो राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे, कार्तिक चिदम्बरम जेल मामला प्रूव किया। आप बताइए नेशनल हेरिटेज केस, ऑगस्टा तार जुड़े। मैंने आपको 30 सेकंड दिए थे, आपने 1 मिनट ले लिया, लेकिन आप बार बार बोल रहे हैं कि कुछ करा नहीं। अन्वेष अवस्थी कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं। एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट तो मेरे हाथ में है। रॉबर्ट वाड्रा अभी एक बेल पर आए हैं बाहर। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस आपको धमकी देती है बार बार। रमन सिंह के रमन सिंह का विषय है कि देश को लूट। एक सेकंड रुकिए, आपको ये उसका भी नाम एक सेकंड रेमानी साहब, भ्रष्टाचार। एक सेकंड रेमानी साहब, आप भी मुझे पता है, मेरे को आपके पास तो आना पड़ेगा और माइक लेके आना पड़ेगा। आपकी आवाज उतनी बुलंद नहीं है ना। जी हाँ, बुलंद नहीं हो पा रही आवाज हमारी। अब रेमानी साहब, ये भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस फंसती जा रही है या फंसाया जा रहा है? देखिए, दोनों पार्टियां भ्रष्ट हैं, कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी, और इनको आवाम से लेना देना नहीं। मैं प्रूफ के साथ कर रहा हूं। इन्होंने पैसा लेके दे दिया उन लोगों को, और जिन्होंने पैसा लिया इन्होंने उनको भगा दिया। सीधी बात है, सारा देश जानता है। विजय माल्या को पैसा लेने में मदद करने मिशेल वाले मामले पे क्या बोलेंगे? नहीं, मिशेल तो अभी आए हैं ना। ये अभी आए तो अभी खुलासा करेंगे ना। रफेल पे बात नहीं करेंगे ना। ये रफेल पे बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पे जो डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने किया वो फॉल्टी था, ये भी सारे देश ने देख लिया। डॉक्यूमेंटेशन तो इन्होंने किया था। पूरी बात भ्रष्टाचार पर आपने गौरव वल्लभ ने बोला कि अगर हमने कुछ कर रखा था, रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ किया हुआ था, गांधी फैमिली ने कुछ करा हुआ था, तो आपने कार्रवाई
कार्रवाई क्यों नहीं करी? देखिए, सबसे पहले तो बड़ा आपत्तिजनक बात कहते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि देश का 1 रुपया कभी नहीं लेगी, देश के लिए प्रतिबद्ध रहेगी और काम करती है। 1000 करोड़ लेगी, 1 नहीं अभी लेगी। चुप हो जाइए, बीच में आपके नहीं बोला था, यही आपकी प्रॉब्लम है। आपको डर लगने लगता है। अरे ईमानदारी, भारतीय जनता पार्टी की बात कर पा रहे, हम तो ये भी नहीं बोल सकते कि आतंकवादियों के साथ हम नहीं खड़े, इसलिए आप डर जाते हैं। खुद ही आतंकवादी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। दूसरी बात, ये गर्व की बात है कि नहीं अमीत जी, आप बताइए 3 लाख करोड़ रुपया जो लोन इन्होंने दिया था और कंपनियां लेके भाग रही थी, वो रिकवर किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। राहुल गांधी शुक्रवार को एक कार्यक्रम में थे और वहां पर वो कार्यक्रम राहुल गांधी वहां पर एड्रेस कर रहे थे, एक भाषण दे रहे थे, लेकिन वहां पर अचानक मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। वो विजुअल आप देखिए और फिर मैं इस पर राय लूंगा गौरव भाटिया से भी और गौरव वल्लभ और तस्लीम नेवानी और अजीम अवस्थी से। देखिए, I have no anger towards the man. It's fine, no problem. राहुल गांधी ने बोला कि मेरा नरेंद्र मोदी की तरफ कोई हेट्रेट नहीं है, हमारा तो प्यार है नरेंद्र मोदी की तरफ, जब मोदी मोदी के नारे राहुल के कार्यक्रम में लगने लग गए। गौरव भाटिया, ये आप कराते हैं, ये हो जाता है? देखिए, जब मैं बताता हूं, आज देश में एक ही भाव है, हर किसी के दिल में मोदी जी हैं और उसकी वजह है जिस ईमानदारी से, कर्तव्य परायणता से मोदी जी काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए सबके दिलों पे राज करते हैं। ठीक है, अब ये राहुल गांधी के सामने जब नरेंद्र मोदी के नारे लगे तो उन्होंने बोला हमारा कोई हेट्रेड नहीं है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मैं तो प्यार की भाषा करता हूं, लेकिन प्यार की भाषा में चौकीदार चोर है भी बोल देते। एक्चुअली में क्या अमीश भाई, जब नोटबंदी का घोटाला हुआ ना, तो सारा जो काला धन है इनके पास चले गया। वो काला धन आज इलेक्शन के समय यूज हो रहा है, वहां लोग प्लांट किए जा रहे हैं, वो मोदी। मेरा उनसे भी हमारा कोई द्वेष या घृणा नहीं है। आप कह रहे हो लोग पैसा लेके प्लांटेड लोग हैं, पर उनसे भी मेरी घृणा नहीं है। 5 करोड़ गरीबों को जितने लोग मोदी जी के साथ हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए। मुझे ये बताइए, देखिए आप, ये विश्वास है। अब आप अगर राहुल गांधी का करा लीजिए तो राहुल गांधी के लिए कौन खड़ा करेगा? क्या ये लोग भी करवा लीजिए? आप लोग इतना वोटिंग का कह रहे तो वोटिंग करा दीजिए, कराइए, ये लीजिए। अब आप देखिए, एक सेकंड, अब देखिए गौरव वल्लभ, आपने मुफ्त में बंगा ले लिया। ये बोलिए क्या हो गया सर? आपको चुप रहिए ना, बोलिए। आप लोग सामने बैठे हैं, आप लोग ने अभी मोदी के नारे लगाए, क्या आपको पैसा मिला था इसके लिए? यही बात कर रहे। तो ये कांग्रेस पार्टी क्या है? झूठी है, झूठी है ये कांग्रेस पार्टी के दोनों। इसने कहा कि आप पैसे लेकर के मोदी के नारे लगाते हैं, ऐसी झूठी कांग्रेस पार्टी है ये। नारे लगाते हैं, आप में से किसी को भी पैसे मिले? सामने झूठ पकड़ा गया। ठीक है, मुझे करना पड़ेगा, माफी चाह रहा हूं, मुझे यहां पर अब खत्म करना पड़ेगा। जनता जनार्दन है, पैसों के लिए कुछ नहीं करती, देश के लिए सब कुछ कर देती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये देश हमारा है। कभी राहुल के नारे लगेंगे, कभी नरेंद्र मोदी के नारे लगेंगे, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हमेशा रहेगा, ये जानना जरूरी है। और जो इस नर्व को मिस कर देगा, उसका बड़ा नुकसान होगा। भली भांति आप भी समझते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को लेकर कांग्रेस पर हमेशा ढूलमूल रवैये का अपनाने का आरोप लगता रहा है, लेकिन मोदी सरकार में चाहे वो अलगाववादियों पर सख्ती हो, पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक करना हो, हमेशा 2 कदम आगे बढ़कर कार्रवाई की है। और हमारी आपसे अपील है कि जरूर वोट करिएगा, बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि देश तभी बनेगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। जनता जनार्दन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन निष्कर्ष यही है कि जनता सब कुछ जानती है, सच क्या है और झूठ क्या है। नमस्कार।